नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा में। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो हमारे YouTube चैनल पे नए-नए जुड़ रहे हैं। हमने जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ शुरू की है, उसमें आज हमारा ये लेक्चर तीसरा है। हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसको हम बेसिक से लेके एडवांस तक समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी विद्यार्थी नए नए जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपीएससी विद्या यात्रा पर। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले सीरीज़ या आने वाले लेक्चर के विषय में उनको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और उनसे वो सीरीज़ मिस ना हो। पॉलिटी सीरीज़ में हम लोगों ने 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज ये हमारा लेक्चर 3 होगा, जिसमें हम लोग बताए हुए अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो उसके आगे का कार्य है वो उसे हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोगों ने अपने लेक्चर 2 में देखा था कि संवैधानिक विकास क्रम में हम लोगों ने जाना कि कैसे संविधान के विकास क्रम शुरू होता है, और उसके कालक्रम में हम लोगों ने देखा कि ताज का शासन क्या है। आज हम स्टार्ट करेंगे आगे की बातचीत जो 1773 के पश्चात हुई है और जिसे हम लोग कंपनी के शासनकाल के अंतर्गत रखते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले क्लास में 1773 पढ़ चुके हैं। 1773 का नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी के शासन के कालक्रम में। आज हम दूसरा देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मैंने पहले लेक्चर में सभी सिलेबस लिखवा दिया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो को विज़िट करें, आपको पता चलेगा कि आज ये दूसरा मैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ा रहा हूँ। तो क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें जो जो भी मुख्य बातें हैं वो हम सभी लोग नोट करेंगे। तो पहला इसमें हम लोग देखेंगे कि इसे ब्रिटिश संसद ने 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट थे उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। उसकी कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। लाया गया। तो 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट में हम देखेंगे कि ये था जो इसे ब्रिटिश संसद 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इससे पहले वाला 1773 में जितनी भी कमी हुई थी उसको दूर करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। दूसरा इसे हम देखेंगे कि 1781 को बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। अगर इसे लाया क्यों गया, इसे लाने का कारण क्या है, इसे लाने का कारण क्या है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वही नोट्स है, आप लोग इसे लिखिए, इसी तरीके से लिखिए। यही नोट्स है, जो ये पॉइंट से मैं लिखवा रहा हूँ, आपको यही पढ़ना है और यही दिमाग में रखना है। इसे लाने का कारण क्या था, तो इसे लाने का कारण था 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बना था,
सुप्रीम कोर्ट बना था उसकी शक्ति को सीमित करना, उसकी शक्ति को सीमित करना था, सीमित करना था। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था जिसमें एक सीजीआई और 3 अन्य न्यायाधीश थे, और पहले सीजीआई थे एलिजाइम पे। 1774 में तो 1781 में ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया है ये इनकी शक्तियों को कम करने के लिए लाया गया है क्योंकि ये निरंकुश हो चुके थे। प्रशासनिक कार्यों में न्यायालय का हस्तक्षेप रोकना, न्यायालय का हस्तक्षेप रोकना, ये दूसरा कारण था लाने का। तीसरा कारण था भारतीयों के संस्कृति, परंपरा, धार्मिकता इत्यादि की रक्षा करना था। इस कारण भी ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट क्या नहीं कर सकती थी, क्या नहीं कर सकती थी इस एक्ट के बाद। तो पहला हम लोग लिखेंगे कि जितने भी सरकारी कार्य थे, सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, ये पहला कार्य है। सुप्रीम कोर्ट की जो शक्ति थी, शक्ति को कलकत्ता तक सीमित किया गया, कलकत्ता तक सीमित किया गया, सीमित किया गया। कभी भारतीयों पर, सभी भारतीयों पर से अधिकार कम कर दिया गया, कम कर दिया गया। ये तीसरा। हिंदू मुस्लिम दोनों को उनके कानून के हिसाब से, उनके कानून के हिसाब से दंड दिया जाता था, दंड दिया जाएगा। पांचवा देखेंगे राजस्व के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। कंपनी का प्रांतीय अदालत क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब इस एक्ट का महत्व देखते हैं क्या है, महत्व, इम्पोर्टेंस देखते हैं क्या। तो पहला देखते हैं न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट कर दिया, स्पष्ट करने का पहला
कानून बनाइए। पहला कानून, सॉरी, पहला बड़ा कदम था। न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यों को स्पष्ट करने का यह पहला बड़ा कदम था। प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल में किया जाना था। सुप्रीम कोर्ट के स्थान पे, सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर इसी काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं प्रोविजनल कोर्ट के विनियम बनाने को अधिकृत किया गया। अर्थात इसी काउंसिल को प्रांतीय न्यायालय एवं प्रोविंशियल कोर्ट के जितने भी नियम और कानून हैं उसको बनाने के लिए भी अधिकृत किया गया। तो इतना हम लोग देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। इतनी ही मुख्य बातें थी। ये बेसिक टू एडवांस है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। अब हम लोग देखेंगे हम लोगों ने अब तक 1773 पढ़ लिया, 1781 पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे 1784। इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। इसे अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पहली बार ब्रिटिश संसद को भारत के प्रशासन पर वास्तविक और प्रत्यक्ष नियंत्रण प्राप्त हुआ। इस एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश संसद को भारत के प्रशासन पर वास्तविक रूप से नियंत्रण प्राप्त हुआ। अभी तक 1773 में और 1781 में हम लोग देख रहे हैं कि कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से वो क्या कर रही है, भारत में प्रशासन पर वास्तविक शासन अब नियंत्रण प्राप्त कर रही है। पिट्स इंडिया एक्ट का नाम ब्रिटेन के पीएम
विलियम पिट द यंगर, यंगर के नाम पर पड़ा। इस एक्ट का नाम ब्रिटेन के तत्कालीन जो पीएम थे विलियम पिट द यंगर, उनके नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकृत क्षेत्र को ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा गया। इसको एज इट इज लिखते रहेंगे पॉइंट वाइज आप सभी लोग। इस एक्ट ने कंपनी के वाणिज्यिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों किया गया? तो कारण था ब्रिटिश का नियंत्रण, प्रशासन को केंद्रीयकृत करना, सेंट्रलाइज्ड करना। जितने भी राजनीतिक मामले उस पर सरकारी नियंत्रण रखना। ये इस एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जो राजनीतिक मामलों को देखता था। जरूरी पॉइंट है, इसको आप लोग। इसमें कुल 6 सदस्य होते थे, 6 सदस्य थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को किसने बनाया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। और इनके सदस्य की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन करता था। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ब्रिटिश ताज। अब वो लोग करते थे तो आप समझ ही रहे हैं कि उनके ही पसंदीदा लोग इसमें नियुक्त होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो व्यापारिक मामला देखता था, व्यापारिक मामला
देखता था। इसी एक्ट से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। इसी एक्ट से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन की शुरुआत होती है। देखिए कैसे। पहला बनता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या कर रहा था? ये राजनीतिक मामला देख रहा था। और दूसरा क्या बनता है? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये क्या देख रहा था? ये व्यापारिक मामला देख रहा था। तो यही हो गया द्वैध शासन की शुरुआत। ये चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे। अब हम लोग देखेंगे इससे होता क्या है। जो बंगाल था उसकी शक्ति क्या हो गई? बढ़ी। शक्ति क्या होगी इसकी? बढ़ी। तो इसने मद्रास एवं बॉम्बे पर अधिक नियंत्रण रखने लगा। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें इतने ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस बातों को आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज हमने जो भी टॉपिक्स पढ़ा है उसको पूरे विस्तार से पढ़ा है, बेसिक से एडवांस लेवल तक। इसमें इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। अगर आज की क्लास आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, जिससे आने वाली नेक्स्ट क्लास आपको पता चल सके। और इसमें जो भी आपको डाउट हो उसे कमेंट में करिएगा, मैं उसे रिप्लाई देने का पूरा प्रयास करूँगा। और मेरे इस यूपीएससी विद्या यात्रा के चैनल से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाली नेक्स्ट क्लास की इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंच सके और उनसे कोई भी क्लास मिस ना हो। अगली क्लास में हम इसके आगे के और जितने भी एक्ट्स हैं हम उसको पढ़ेंगे। तब तक आप लोग नियमित पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। यही सफलता की कुंजी है। और अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहिए। आप देख रहे थे यूपीएससी विद्या यात्रा यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।